अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन ज़फ़र और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत काबिल एहतराम जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बल्कि फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं पीपल्स पार्टी के। तो निज़ामी साहब, वेलकम टू आवर टॉक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, आप तो मतलब सियासत को बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं। जो आपने कितने इलेक्शंस देखे हैं इस मुल्क में होते हुए, जो इस वक्त इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये इनमें और पिछले इलेक्शंस में आपको क्या फर्क नजर आता है? ये बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। जितने भी हमने आज तक जितने भी इंतखाबात देखे हैं, मैं तो उनका हिस्सा भी रहा हूँ और अमली तौर पर उसमें शिरकत भी करता रहा हूँ। जी। ये 2024 के जो इंतखाबात हैं, ये बिल्कुल ही अनोखे और मुनफ़रिद किस्म के अपनी नोइयत के एतबार से हैं कि इस जी। तरह की इंतखाबी जो मुहिम है, कभी हमने पहले देखी नहीं कि एक हम्म। जो बड़ी सियासी जमात है, उसको वो इजाज़त नहीं दे रहे कि वो खुलकर कोई इंतखाबी मुहिम चला सके। तो मुझे तो यूँ हम्म। महसूस हो रहा है कि जैसे 1970 में इंतखाबात हुए थे और उसके नतीजे में जी। एक मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने अक्सरियत हासिल कर ली थी और मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल कर ली थी, जो जी। सबके लिए हैरानकुन थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके जो नताइज थे उस इंतखाबात के, उनको तस्लीम नहीं किया गया। तो उसकी वजह से यस। एक सकूत डाका भी हो गया। लेकिन इस दफ़ा मैं राइट। अपने तजर्बे की बुनियाद पर ये देख रहा हूँ कि वो काम जो 1970 के इंतखाबी नताइज आने के बाद किया गया था, वो 2024 में पहले वो किया जा रहा है। और अवाम की जो आवाज़ है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ हथकंडे और हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिससे ये जो राइट। इंतखाबात हैं, ये आइन के मुताबिक जो इसकी रिक्वायरमेंट है कि ये साफ़ और शफ़ाफ़ हों, कवानीन के मुताबिक हों और आज़ादाना राय जो है वो सामने आए इंतखाबात के ज़रिए, वो नज़र नहीं आ रही है। ये बड़ी एक मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात होगी। ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको संजीदगी के साथ इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि ऐसे इंतखाबात हों जिन पर आवाम जो है वो एतमाद करें। और अवाम तो देख कर ही एतमाद करेंगे ना, जो वो देखेंगे उसी से उनका एतमाद जो है वो बहाल होगा। तो आज तक तो जो इंतखाबी मुहिम चल रही है, उसमें आप भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि वो जिस तरह की एक इंतखाबी मुहिम हुआ करती है कि आज़ादी के साथ लोग कार्नर मीटिंग्स करते हैं, जलसे करते हैं, लीडरों को आज़ादी होती है, डोर टू डोर लोग जाते हैं और पुलिस जो है वो इंडिपेंडेंट होती है और सिक्योरिटी के जो जी। इदारे हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ताकि आज़ादी के साथ लोग अपना जो वोट का हक है वो इस्तेमाल कर सकें। मगर मैं बड़े दुख के साथ और बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि 2024 में ये सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नज़र नहीं आ रही। ये कोई नॉर्मल इंतखाबात नहीं हो रहा है जो कि होने चाहिए। हम्म। सर तो इसकी आपने सूरत में जो हुकूमत बनेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी? जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत से इलेक्शंस देखे हैं। जी हाँ। तारीख में इस तरह की इंटरिम गवर्नमेंट की मुदाखलत और इतनी ऑटोनमस होना और इस तरह की पकड़-धकड़ होना, तो हुकूमत के होते हुए नई हुकूमत का आना, ऐसा कहीं देखा है आपने? नहीं, पहले तो कभी देखा ही नहीं। पहले तो बल्कि हमेशा आपको भी पता है कि वो इंतखाबात जो हैं वो सिटिंग गवर्नमेंट कराती थी। लेकिन फिर जी हाँ। बाद में इन्होंने ये फैसला किया जी कि बांग्लादेश से मुतासर होकर के जी हम कोई एक जो निगरान हुकूमत है वो लगाई जाए, ताकि किसी जमात जो है उसको इतराज़ ना हो। तो ये जो जी। निगरान हुकूमतें काम कर रही हैं, ये कर तो रही हैं आइन और कानून के मुताबिक ही, लेकिन इनकी बदकिस्मती से इनकी कोई सिंपथीज जैसे कहते हैं ना, सॉफ्ट कॉर्नर है, जो नहीं होना चाहिए। जी। क्योंकि निगरान हुकूमत का मतलब ये है कि एक गैर जानबदार हुकूमत, जी हाँ। 100% गैर जानबदार हुकूमत। और अगर वो गैर जानबदार हुकूमत जो है वो साबित नहीं हो रही, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईनी इख्तियारात हासिल हैं। क्योंकि जी। जो स्पिरिट है आइन की, वो हसनैन साहब आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे, जो आइन की स्पिरिट है उसके जी। मुताबिक जब कोई अबूरी हुकूमत आती है तो इलेक्शन आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो टेक ओवर कर लेता है हुकूमत को। फिर वो एग्ज़ैक्टली। इंश्योर करता है कि भाई मसावी और यकसा मौके जो हैं तमाम जमातों को दिए जाए। अगर वो देखते हैं कि कोई अफसर, कोई हुकूमत का कोई कार एहलकार, कोई भी
कोई मुदाखलत कर रहा है किसी न किसी तरीके से, तो उसको वो मुअत्तल कर देते हैं, इख्तियारात रखते हैं, बरतरफ करने के इख्तियारात रखते हैं। इसलिए मैं ये 25 करोड़ अवाम का जो इंटरेस्ट है और पाकिस्तान की जो आज़ादी और सलामती के जो तकाजे हैं, आजकल पाकिस्तान दहशत गर्दी की लहर का शिकार है, इसमें हमें कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। और कौमी इत्तेहाद उसी वक्त पैदा होगा जब आप आज़ादी इज़हार राय देंगे, लोगों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक देंगे। उसके बगैर तो ये फिर नफरत और गुस्सा और इश्तियाल जो पैदा होता है, वो सलामती और आज़ादी के लिए बड़ा खतरनाक हुआ करता है। इसकी निजामी मिसाल साहब हमने बताइए जरा। 1970 में देख चुके हैं, 1971 में देख चुके हैं, मशरकी पाकिस्तान में जब अवाम ही खिलाफ हो गए। तो ये जो अभी निजामी मैंने साहब आज तो अखबार में पढ़ रहा था कि अभी हमारे जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने नौजवानों से खिताब किया है और बड़ी दुरुस्त बात की है कि पाक फौज और अवाम दोनों मिलकर ही पाकिस्तान का दफा कर सकते हैं और दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। तो अवाम अच्छा, का इसी तावन बात हासिल पे करने के लिए जरूरी है कि अभी अवाम आपने की राय का एहतराम किया जाए। आपने आर्मी चीफ साहब का जिक्र कर दिया, तो निजामी साहब मैं यहीं से आपके सामने जो है वो चंद पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ कि गुज़श्ता रोज 3 अहम इवेंट्स हुए हैं सर। एक जी तरफ जी नवाज शरीफ ने नानकाना साहब में जलसा किया, दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, और हाँ जी दूसरी तरफ टिकटॉक पर पीटीआई का जलसा हुआ। अच्छा, पहले मियाँ साहब की नानकाना साहब जलसे की बात की जाए तो एक तो मियाँ साहब ने वही पुराना मुझे क्यों निकाला का रोना रोया, और हाँ साथ ही उन्होंने कहा कि इनका नानकाना साहब तक पहली दफा मोटरवे पे सफर करने का शौक पूरा हुआ है, यानी जी हाँ बड़े महंगे शौक है मियाँ साहब के। हाँ और तीसरा उन्होंने कहा कि यानी इस सारी सियासत के मामले में आपको क्या लगता है सर, मियाँ साहब क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट होती है जो टेक केयर करती है, जी और हाँ आपके मामले के अंदर देख रहे हैं कि एक पूरी जमात को बकायदा, यानी कोई सपोर्ट किया आवाज जा भी रहा है। उठाता है, कॉर्नर मीटिंग तो बड़ी दूर की बात है, अंदर कर दिया जाता है, इतनी बड़ी पार्टी को बिल्कुल अंदर आने ही नहीं दिया जा रहा, और ऐन मुमकिन है कि शायद उसको जो है उसको कलअदम जमात के तौर पर करार दे दिया जाएगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के कहने पर, और उनको जो है वो पार्टिसिपेशन का मौका ही नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है सर, ये सारी तदाबीर करके जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वजीर आजम चौथी बार बन जाएंगे? मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ 2-4 मुश्किल मकामात भी आते हैं। वो अभी तसर तो यही दिया जा रहा है कि वो चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सी मुश्किलात हैं और वो बिलावल भुट्टो जो है वो काफ़ी इनके मुकाबला कर रहा है काफ़ी जुर्रत के साथ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जितने जलसे उसने किए हैं इंतखाबी मुहिम में और किसी जमात में नहीं किए, और उसका जो बयानिया है सियासी, उसको लोग जो है वो तस्लीम कर रहे हैं कि अगर मियाँ नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बन गए तो ये इंतकाम लेंगे, क्योंकि इनकी फितरत में इंतकाम शामिल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पुरानी जो सियासत को है वो तब्दील किया जाए। और ये जो ख्वाब देख रहे हैं चौथी बार वजीर आजम के, इन्होंने कौन सा कोई कश्मीर फतह किया था, कोई मोटरवे बना के तो बंदा चौथी बार का दावा नहीं कर सकता ना कि मोटरवे बना दिए। मोटरवे तो जो गरीब मुल्क है, पसमानदा मुल्क है, सब बना देते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असल बात ये है। अच्छा, बिलावल साहब की कैलकुलेशन और नून लीग की कैलकुलेशन, जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन है, उसको मैं बाद में इदारे तबाह किए। सर आपकी इजाजत से मैं आपके सामने सर यूथ कन्वेंशन को डिस्कस करना चाहता हूँ। सर हाँ आर्मी चीफ ने यूथ कन्वेंशन से खिताब किया जिसकी तफसीलात कुछ खास सहाफियों या एंकर्स की ट्विटर हैंडल्स के साथ प्रोग्राम के जरिए हम तक पहुंच गए, यानी ओपनली किसी को नहीं बताया गया, जो खास सहाफी थे उनके जरिए पता चला। और बताया गया कि आर्मी चीफ से तालमे इल्मों ने खुलकर सवाल किए, जैसा कि इनसे पूछा गया कि आप मुंतखब हुकूमतों को मुद्दत पूरी क्यों नहीं करने देते, तो जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि अगर कोई मुल्क के टुकड़े करने लगा हो, मुल्क को बेचने लगा हो, तो क्या फिर भी इसे 5 साल मुद्दत पूरी करने दी जाए? फरमाइएगा इस कमेंट को कैसे बात ये देखिए जी, मसला ये है कि ये पाकिस्तान का जो आइन है 1973 का, उसके मुताबिक ये फैसला करना आर्मी चीफ का काम नहीं है कि पाकिस्तान को कोई कौन तोड़ रहा है कौन नहीं तोड़ रहा। ये काम है अपोजिशन लीडर का। जो अपोजिशन होती है पार्लियामेंट में, वो इसीलिए होती है कि वो देखती है कि हुकूमत जो है वो सही चल रही, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद है ना, अदलिया मौजूद है, आप अदलिया में जा सकते हैं। ये तो नहीं है कि आर्मी चीफ को तो ये इख्तियारात नहीं दिए जा सकते कि वो फैसला करे कि कौन सी जमात पाकिस्तान की हामी है और कौन सी उसके खिलाफ है। ये नहीं है उनका काम। तो ये है कि सरहदों को का दफा करना, और कायदे आज़म ने भी यही कहा था
अपनी जो पहली मुलाकात कायदे आज़म की हुई थी फौज के अफसरों से और सिविल सर्वेंट से कि यू आर नॉट रूलर्स, यू आर सर्वेंट्स ऑफ द पीपल। आप अवाम के खादम हैं, आप हाकम नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आर्मी चीफ है, ये बड़े तजर्बाकार है माशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से ये IGSI के भी DG रहे हैं, MI के भी DG रहे हैं और बड़े क्वालिफाइड हैं। ये इनकी बड़ी एक प्लस पॉइंट है। तो मैं उनसे एक बुजुर्ग शहरी की हैसियत से, क्योंकि 80 साल से ऊपर मेरी उम्र हो गई है और मैंने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत की है, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत की है। और अगर आप मेरा खून कोई निकालने के कतरा कतरा भी बोलेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो मैं आपके हवाले से ये उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते फौज को ये आप जिम्मेदारी ना दे कि वो फैसले करे कि कौन जो है वो पैट्रियाट है, कौन पैट्रियाट नहीं है। ये फैसले जो हैं ये सियासतदानों को ही करने दे, या फिर वो आपको अगर फर्ज करे कोई आपको ISI को कोई चीज मिलती है ऐसी जिससे वो साबित कर सकते हैं कि जो एक सियासी जमात जो है वो मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही है, तो वो अदलिया के पास जा सकते हैं, वो ISI जो है वो जा सकती है। आपने तो मेरा मसला हल कर दिया कि ये काम ऑपोजिशन का है। आपने मेरा मसला हल कर दिया कि हाँ, बिल्कुल ऑपोजिशन का है, अपोजिशन का है। जो वर्डिक्ट्स दे रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुल्क जो टुकड़े कर रहा हो तो उस पर क्या करना चाहिए, इसका मतलब है आर्मी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ऑपोजिशन का ये काम है। बिल्कुल, ये अपोजिशन का काम है और ये आर्मी चीफ जो है उनको इन ऐसे सवालों जवाब पर पढ़ना भी नहीं चाहिए। मुल्क का इंटरेस्ट ये तकाजा करता है, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, नजर भी इंडिपेंडेंट आना चाहिए। क्योंकि जब जाहिर है कि वो इंटरेक्शन करेंगे, जो इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए, जो अगर इंटरेक्शन करेंगे सवाल जवाब होंगे तो वो सवाल जवाब से जो दफा है मुल्क का उसमें कमजोरी आती है, क्योंकि वो जाहिर है सवाल जवाब होंगे वो किसी के हक किसी के खिलाफ जाएंगे। तो जब वो एक तरफ वो खुद बिल्कुल ये कहते हैं कि अवाम और फौज मिलकर ही पाकिस्तान का दफा भी कर सकते हैं और पाकिस्तान को तरक्की की खुशहाली की शाहराह पर भी डाल सकती है, मैं इसको बिल्कुल यकीन रखता हूँ कि किसी मुल्क की फौज और अवाम में अगर इख्तलाफ हो तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये इसमें मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है। इसी के ऊपर एक्सटेंडेड क्वेश्चन है और मेरे इस तहफुजात को जो डॉक्टर हसन जफर का भी होगा और मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ। सर फरमाइएगा कि आर्मी चीफ ने इसके ऊपर एग्जांपल दी और एक्सटेंड करते हुए बताया, यानी एक तो ये कहा कि ये इनडायरेक्टली बताया कि ये हमारा फर्ज था कि हम जो है मुल्क टुकड़े होने वाला है तो हम इसको बचा लें, जो कि आपने कहा कि ये ऑपोजिशन का काम है। उन्होंने कहा सर आर्मी चीफ ने इंडिया और बरतानिया की मिसाल भी दी और कहा कि इंडिया में 12 अदम एतमाद की तहरीकें आइन को अदम एतमाद की तहरीकें आई, आइन को कोई मसला नहीं हुआ। बरतानिया में 3 वज़ीर आज़म तब्दील हुए, कोई मसला नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी आइन जो आइनी पार्लिमानी तरीके से 172 का नंबर पूरा हुआ, अदम एतमाद कामयाब हो गई। होना तो ये चाहिए था कि पार्लिमान का हिस्सा रहते, ना कि सड़कों पर आ जाते। गैर जमहूरी रवैये से जमहूरियत मजबूत नहीं होती। दूसरी तरफ को चाहिए था कि 172 का नंबर पूरा कर लेते, क्यों पूरा नहीं कर सकते? सर ये बात आर्मी चीफ साहब कह रहे हैं। देखिए ये बात जो है ना, ये बात उन्होंने बिल्कुल आइन के मुताबिक की है। इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये अदम एतमाद की तहरीक जो है वो बेनजीर भुट्टो साहबा के खिलाफ भी आई थी, आपको मालूम है, आप जानते हैं ना। 1980 के बाद 2 साल के बाद ही ये उनके खिलाफ भी आई थी, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया था आइनी तौर पर, जमहूरी तौर पर, सियासी तौर पर। इसमें इमरान खान की ये गलती ये है कि उन्होंने इसको कबूल ही नहीं किया अदम एतमाद को। ये तो अपोजिशन पार्टी का आईनी हक था कि अगर अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो उसको कबूल करते। इमरान खान की गलती ये है कि वो गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके वो इश्तियाल में आ गए। इश्तियाल देखिए सियासत में अगर आप गुस्से में इश्तियाल में आएंगे तो आप गलतियां करेंगे, फाश गलतियां करेंगे, आप ब्लंडर्स करेंगे, जो कि हुई हैं, इमरान खान से हुई हैं। और इस लिहाज से मैं आर्मी चीफ की बात की तईद करता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक से की वजह से मुल्क को स्टेक में नहीं लगा देना चाहिए। ये एक जमहूरी अमल था, उसका जमहूरियत से मुकाबला करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल सवाल नहीं है, लेकिन ये जो कमेंट उन्होंने किया है, हाँ, ये बरतानिया की मिसाल उन्होंने सही दी है। बरतानिया में 3-4 वजीर आजम बदले हैं पिछले 1 साल के अंदर। आप देखें कि बरतानिया में 3-4 वजीर आजम तब्दील हुए हैं, तो वहां तो जमहूरियत चलती रही है, कोई मसला नहीं हुआ। यहाँ पर इमरान खान ने गलती ये की है कि वो असम्बली छोड़ दी उसने, उसको कोई हक नहीं था कि वो असम्बली से बाहर आता। अवाम ने मुंतखब किया था उसको असम्बली के लिए, वो बाहर चला गया असम्बली से।
असम्बली के 5 साल पूरा करना शर्त है। वजीर आजम तो बरतानिया में भी 2 साल हाँ बाद, बिल्कुल कभी 1.5 बिल्कुल, साल वो तो बाद बदलते रहते हैं। वजीर आजम के खिलाफ अदम बहुत एतमाद की जो तहरीक है वो 5 साल आइन में रखी गई है, इसलिए ताकि वो यस डिक्टेटर ना बन सके, ताकि वो डिक्टेटर ना बन सके, उसके यस ऊपर चेक है। तो मैं अगर वो एक आइनी सवाल इख्तियार इस्तेमाल हुआ है और उसके नतीजे में उनको हुकूमत से जाना पड़ा तो कोई बड़ी बात नहीं। बहुत से लोग आए हैं, आपको पता है कि 5 साल तो किसी हुकूमत ने भी मुकम्मल नहीं किए, तब्दील होते रहे हैं, लेकिन वजीर राइट। आजम तब्दील होते रहे हैं मुख्तलिफ सारी तरीके से। इंडिया की मिसाल वो दे रहे आने हैं, वाली बरतानिया हुकूमत की कैसी मिसाल दे रहे होगी हैं वो। निजामी साहब? सर जी सर जी इंडिया की ये मिसाल जो दे रहे हैं, आपने शुरू बरतानिया में की फरमाया मिसाल दे कि रहे हैं। ये जो इंतखाबात हैं, हाँ हाँ, इंतखाबात के बारे में मेरा सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कहते हैं कि इंतखाबात आइन का तकादा है कि मसावी, यकसां, साफ, शफाफ, आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए और वो नजर आने चाहिए कि वो ये शफाफ जो हैं, आपने शुरू में कबली जायजा लेकिन ये दिया नहीं हो था रहे। कि पहले इंतखाबात ऐसे हुए हैं, तो हाँ अब ये जो जो आप बता रहे हैं कि ये इंतखाबात पहले इंतखाबात से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो इन हाँ, इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत कैसे मुख्तलिफ होगी पहली हुकूमतों से? नहीं वही तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बात यह है कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं ये अवाम की राय को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उसमें सियासतदान भी जी शामिल हैं और उसमें और भी कुछ लोग शामिल हैं जो अवाम की राय को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पोलिंग वाले दिन 8 फरवरी को अवाम की जो राय आमा है वो उसको, जैसे ज़ियाउल हक ने इंतखाबात कराए थे ना मुस्बत नतायज हासिल करने के लिए, उसने तो कहा था जी मैं इलेक्शन ही उस वक्त कराऊंगा जब मैं समझूंगा कि मुस्बत नतायज उनकी नज़र में। तो 85 में जो इलेक्शन कराए थे उन्होंने गैर जमाती, तो उसमें वो कामयाब हो गए थे। मगर ये चूंकि एक सियासी बुनियादों पर इंतखाबात हो रहे हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि सबसे बड़ी जो सियासी जमात है वो उससे वो उसका इंतखाबी निशान ही छीन लिया गया है और वो उसकी जमात के जो लोग हैं वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर वो आज़ाद उम्मीदवारों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न दी गई तो वो जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर सवालिया निशान होंगे। जो हुकूमत आएगी वो काम नहीं कर सकेगी। खुदा के वास्ते ये समझो, वो कमजोर वो भी हुकूमत होगी, बच्चों उसको अवाम की तईद ही हासिल नहीं अगर होगी। तो वो भी इसलिए ये बच्चों काम ना जैसे करें, कर या तो इससे मैं ये समझता हूँ मुल्क फिर इससे बेहतर है, ऐसे इलेक्शन कराने से बेहतर है कि आप इलेक्शन मुलतवी कर दें 6 महीने के लिए, ताकि जाए। ये गुस्सा, ये नफरत, ये इश्तियाल, ये शकूक व शुबहात खत्म हो जाए। हालात साजगार होने चाहिए इलेक्शन के लिए, ऐसे हालात में तो अच्छा इलेक्शन कराने नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाजत से मैं जरा अभी तक वहीं पे फंसा हुआ हूँ आर्मी चीफ साहब की मैटर पे, क्योंकि सारी की सारी डिस्कशन जो उनकी तरफ से हुई है वो पॉलिटिकल मैटर्स पे हुई है। सर ये जो इंडिया की बात हुई, बाकी बातें उन्होंने एग्जांपल्स तो बिल्कुल ठीक दी, लेकिन एज मीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनका ये कहना और इनका ये कमेंट करना, ये सारी बातें करना मुनासिब है? क्योंकि इंडिया में तो आर्मी इंटरवीन नहीं करती। हाँ अच्छा बिल्कुल अब ये नहीं, आप मैं एक और भी समझता हूँ बात कि बताइएगा। कर तो वो नेक नीति से होंगे, दयानतदारी से कर रहे होंगे, क्योंकि उनको मुश्किलात कुछ नजर आ रही हैं और वो कह रहे हैं, चाहते हैं कि रीच आउट करें नौजवानों को और उनको समझाएं कि वो प्रापेगंडे में ना आए। ये तो वो प्रापेगंडे में नौजवान ना आए, सियासी प्रापेगंडे में जो सोशल मीडिया पे हो रहा है उस पर ना आए। वो नेक नीति से कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है। खास तौर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान उनका इंटरेक्शन करना नौजवानों से दुरुस्त नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। ना फौज के लिए ठीक है, ना मुल्क के लिए, रियासत के लिए अच्छा नहीं उन्होंने ठीक, नहीं ना एक जमहूरियत के लिए ये ठीक आईनी नहीं है। तजवीज भी सर उन्होंने एक आईनी तजवीज भी पेश की है, और मैं आपकी जो है वो हाँ जाहिर सी बात है, एक तो आपने उम्र बता दी और उसके ऊपर अगर मैं आपका खाली सियासी तजर्बा भी निकाल लूं तो वो भी तकरीबन 60 साल से ऊपर का बन रहा है। सो सर फरमाइएगा कि आर्मी चीफ एक इतलात के मुताबिक गवर्नेंस और हुकूमत की मुद्दत के हवाले से भी आर्मी चीफ ने आइन में तरमीम के हवाले से अपनी तजवीज पेश की और कहा कि एक ऐसी तरमीम होनी चाहिए, ये आर्मी चीफ कह रहे हैं, हाँ एक ऐसी तरमीम होनी चाहिए जिससे अवाम के पास हक हो कि अगर इनका नुमाइंदा काम नहीं कर रहा या गलत काम कर रहा है तो साल बाद या मिड टर्म या किसी भी मुद्दत के दौरान में ही इसे दोबारा वोट के जरिए डीसीट किया जा सके। ये था आर्मी चीफ का कहना। सर देखिए जी, इस बात पर यह भी है कि कमेंट अगर कोई आर्मी जो है, अगर मिसाल के तौर पे तजावीज़ पहले भी ये देते रहते हैं, लेकिन वो पहले दरपर्दा देते हैं। ये अब इन्होंने खुल के जो तजावीज़ देनी शुरू की हैं, मैं समझता हूँ कि ये जी मुनासिब नहीं है। हमारी पाक फ़ौज जो है वो दुनिया की 10 बेहतरीन अफवाज में शामिल होती है और इसके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम बड़े खुश हैं कि हमारी फ़ौज प्रोफेशनल है। मगर इस तरह की तजावीज़ ओपन देने से ये अदारे पे
वो हर्फ आएगा, दारा जो है वो उस पर इख्तलाफ लोगों का पैदा हो जाएगा। तो ऐसी मेहरबानी करके वो जो हमारे सिपा सलार है, ऐसी गुफ्तगू खुदा के वास्ते ना करें जिससे हमारी फौज के ऊपर कोई सवाल उठाए जाए। उससे बेहतर ये है कि वो अपनी किसी एजेंसी के जरिए प्रपोजल लेकर भेज दें, कॉन्फिडेंशियल। वो तो कर सकते हैं ना, कॉन्फिडेंशियल प्रपोजल आप दे सकते हैं। आप सेनेट के चेयरमैन को दे दें, आप कौमी असम्बली के स्पीकर को भेज दें कि जी आप ये समझते हैं कि मुल्क के इंटरेस्ट में ये चीजें होनी चाहिए। बस मैं ये समझता हूं कि फौज को चाहिए कि वो हर तहसील में, बल्कि हर यूनियन काउंसिल में एक मियारी स्कूल तो बनाए, चलो, और ये तो काम करे ना, एक अस्पताल मियारी बनाए, एक स्कूल बनाए जिसका इंतजाम जो है वो पब्लिक और आर्मी मिलके दोनों चलाएं। ये बहुत बड़ा मसला है, इससे फौज के साथ लोग लग जाएंगे। अगर वो स्कूल बनाएंगे अच्छे मियारी और वो अस्पताल बनाएंगे यूनियन काउंसिल में फौज के साथ मिलके, अवाम भी मिल जाए, फौज वो काम करे ना, वो देखें फिर किस तरीके से लोग जो हैं वो हिस्सा बन जाएंगे। ये जो स्कूल वाली बात फरमा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ये स्कूल तो बनाते हैं, स्कूल भी बनाते हैं, सैलाब में भी काम करते हैं। वो कहते हैं कि जो सिविल हुकूमत जो गवर्नमेंट आती है उनके काम करने के बाद जब हम करते हैं तो क्यों ना हम हुकूमत भी कर लें। और तो फिर इससे बेहतर यह है कि एक देखे, एक गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस करें। मैं ये कहता हूँ आज के हालात में ना, जो मैं समझता हूँ कौम का जो मफाद है उसमें है कि वो गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आर्मी चीफ भी बैठ जाएं, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी बैठ जाएं, कौमी असम्बली का स्पीकर भी बैठ जाए, सेनेट का चेयरमैन भी बैठ जाए, और उसमें जो बड़ी जमातें हैं, पार्लियामानी जमातें, उनके जो सरबराह हैं या नुमाइंदे वो बैठ जाएं और बैठ के फैसला कर लें कि आगे पाकिस्तान को कैसे चलाना है। तो मसला क्या है, इसला करें ना, गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस करके कोई किसी नतीजे पर पहुंचे, कौमी इत्तेफाक राय करें। ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, एटमी मुल्क है, ये एटमी मुल्क, ये पाकिस्तान एक एटमी रियासत है दुनिया की, मगर हमारे रवैये, हमारा तर्ज अमल, हमारा जो भी है वो उसमें वो जो पैट्रियाटिज्म होना चाहिए, नेशनलिज्म, वो नजर नहीं आ रहा, अनफॉर्चुनेटली। अब सर अब थोड़ा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं डॉक्टर साहब। अब मैं तो बेसाख्ता बातें करता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं तो दिल की सफाई के साथ आज बातें कर रहा हूँ। आपने अगर बातें पूछी हैं तो मैं समझता हूँ कि मुझे पूरी दयानतदारी के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि मेरा किसी भी सियासी जमात के साथ कोई तल्लक नहीं है। मैं पिछले 12 साल से अमली सियासत से अलग थलग हो चुका हूँ। मैं कोई काम कर रहा हूँ किताबें लिखने का, मैंने कोई तहकीकी काम भी किया है, मैंने मामलात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखी है, कायदे आज़म बैसियत गवर्नर जनरल भी लिखी है, तो ये किताबें भी मैंने लिखी है। मैं तो एक, मुझे नहीं पता कल मैं हूँगा या नहीं हूँगा, तो आपने एक जिक्र किया तो मेरा ये कौमी फर्ज बनता है कि मैं दयानतदारी के साथ राय दूं और वो किसी तस्सब की बुनियाद पर ना हो ना। तो निजामी साहब, आप पीपल्स पार्टी से तो अलग हो गए, तो आप बड़ा ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं पीपल्स पार्टी। बिल्कुल, मैं तो अलग थलग हूँ, मेरा अमली सियासत से कोई तल्लक, किसी सियासी जमात से तल्लक नहीं है। जी हाँ, इसी उसमें ये बता दीजिए कि इस वक्त आप बिलावल साहब की और जरदारी साहब की सियासत को अलग अलग कैसे देख रहे हैं, और इनको अगर कंपेयर करें बेनजीर साहबा की सियासत से, तो हाउ डू यू सी पीपल्स वो पार्टी? तो बहुत जमीन समान का फर्क है। मैं फाउंडर मेंबर हूँ पीपल्स पार्टी का, और मैंने बेनजीर साहबा के साथ भी 30 साल सियासत की है। जब वो शहीद हुई लियाकत बाग में, मेरा उनसे राब्ता था, वो ईमेल के जरिए, मैसेज के, व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल के जरिए मेरा उनसे राब्ता था। मैं मीडिया के लिए काम कर रहा था, उनको असिस्ट कर रहा था। उसके बाद फिर आसिफ जरदारी साहब आए तो मेरा दिल ही नहीं मानना, बस मैंने फिर वो अमली सियासत से करारा कशी इख्तियार कर ली। मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब की पार्टी, पीपल्स पार्टी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वाली जो पार्टी है उससे और आज की जरदारी साहब की पार्टी में बड़ा फर्क है। मगर बिलावल भुट्टो जो है, इसने अपनी सलाहियतें जो है वो उनका सबूत पेश किया है, और पाकिस्तान के अवाम ने जरदारी साहब को अवाम का लीडर तस्लीम नहीं किया, मगर बिलावल भुट्टो को तस्लीम कर लिया है। ये एक हकीकत है, ये एक सच है, चाहे आप खिलाफ करें ना करें, ये एक सच है। कर लेंगे पीटीआई के इंडिपेंडेंट मेंबर्स को, आपको लगता है कि ये एक ये बहुत जबरदस्त मूव वो खेल रहा है। उसने बड़ी नौजवान, किसी ने उसको मशवरा दिया है कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं और कारकुन मायूस हैं, वो बड़े परेशान हैं, गुस्से में भी हैं, तो वो अब कोशिश ये कर रहा है कि वो उनको विन ओवर करे, उनके वोट जो हैं वो मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पड़े और वो पड़ जाए पीपल्स पार्टी को, और पंजाब में उनको 25-30 सीटें भी अगर मिल जाएं पीपल्स पार्टी को, तो अगली हुकूमत बिलावल भुट्टो बनाएगा। ये मेरा सियासी तजर्बा है, ये खास नहीं है कोई मेरा सियासी तजर्बा है। हाँ, बस मेरे सवाल ही आपने जवाब दे दिया। मेरे ख्याल है मैं तो आपको ये बता, अगर 25-30 सीटें उनको मिल गई पंजाब में तो बिलावल भुट्टो वजीर आज़म होगा, फिर नवाज शरीफ नहीं होगा चौथी बार। और बड़े इम्कानात हैं, जिस तरह की सियासत आगे बढ़ रही है
और जो बयानियां वो ले रहा है बिलावल भुट्टो, और जिस तरह विन ओवर कर रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों को, और तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर जिस तरह क्रैकडाउन हो रहा है, उसका रद्द-ए-अमल ये होगा कि वो कहेंगे कि भाई हमने नवाज शरीफ को हराना है, कोई बात नहीं, बिलावल भुट्टो आ जाए। वो कहता है मैं सियासी इंतकाम नहीं लूंगा, मैं सबको रिहा कर दूंगा। वो यही कह रहा है कि जितने भी कैदी हैं रिहा हो जाएंगे। आप जरा देखें ना किस तरीके से वो बिल्ड कर रहा है अपनी इंतखाबी मुहिम को, और मेहनत कितनी कर रहा है, एक एक दिन में 3-3 4-4 जलसे वो कर रहा है। तो मेरा तो ये ख्याल है, नौजवानों का ये मुल्क है। मैं ये समझता हूँ, मेरा खैर उससे कोई एक थोड़ी सी छोटी सी हमदर्दी हो सकती है, क्योंकि मेरा एक तल्लक चूंकि पीपल्स पार्टी से रहा है और वो भुट्टो का नवासा है, बेनजीर का बेटा है, वो कुछ हो सकती है। लेकिन ये मैं जो मारूजी हालात हैं, जमीनी हकायक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये नौजवानों का मुल्क है, नौजवानों ने इस मुल्क को बचाना है। तो नौजवानों को फिर आने देना, नौजवान को फिर पुराने लोगों को जाने दो। पुरानी सियासत गरी खार है, जमीन मीर और सुल्तान से बेजार है, लामा इकबाल ने 100 साल पहले कह दिया था। तो छोड़ो अब यार पुरानी सियासत को, पुरानी रवायात को छोड़ो। आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो एक अल्लाह ने अगर दे दिया है एक बंदा ऐसा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी पार्टी के शहीद भी हैं, उनके वो गाजी भी हैं, उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं और कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। भुट्टो शहीद हुआ, कोई इंतकाम नहीं लिया, बेनजीर शहीद हुई, कोई इंतकाम नहीं लिया। तो एक रिकॉर्ड तो है ना, एक कौमी पार्टी थी। आज भी वो कौमी पार्टी बनने की सलाहियत रखती है। अगर आसफ जरदारी साहब मेहरबानी करें, आप रिटायरमेंट ले लें और नवाज शरीफ को भी चले जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिस तरह 65 साल के बाद सरकारी मुलाजमीन छोड़ देते हैं, जज छोड़ देते हैं, सियासतदान क्यों नहीं छोड़ते? ये भी रिटायर हो, नौजवानों को मौका दें। नौजवानों ने मुल्क को बचाना है, फौज ने मुल्क को बचाना है, और नौजवान क्यादत ही मुल्क को बचा सकते। अच्छा सर, दुनिया जहान की सर्विस तो क्या कहती है? बस काफी हो गया मेरा ख्याल है। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, बहुत मेहरबानी। को जज्बाती भी होता जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि जज्बात में थैंक यू वेरी मच, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके। अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिंदा और सलामत रहे। हम पे गुजरे हैं, आखिरी शेर में ये एक मेरा जरूर इसमें लगा दे, ये पाकिस्तान के लिए है। हम पे गुजरे क़यामते लेकिन, पाकिस्तान के बारे में मैं कह रहा हूँ, हम पे गुजरे क़यामते लेकिन तू सलामत रहे क़यामत तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन और हज़रात, आपको देखने का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।